अब तक आपने मेरे जो वीडियो देखे होंगे उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये तो मैंने बताया ही था, कई बार बता चुका हूँ। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन फिर भी हम लोग गलत कराते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में ये कह देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ और जब बना था तो 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। हमने अभी तक संविधान के बारे में काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया। अब आज से हम उन 22 भागों में क्या लिखा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कितना महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा आपको। एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूँ कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं कल ये दावा नहीं करूँगा कि देखो मैंने इस तरीके से पढ़ाया था कि 40 क्वेश्चन आए और 40 के 40 क्वेश्चन मेरे वीडियो में या मेरे नोट्स में हैं। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कितना भी पेपर कठिन क्यों ना जाए, कितनी भी सीटें कम क्यों ना हों, लेकिन 80 से 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएं। क्योंकि सीटें कितनी भी कम हों, पेपर कितना भी कठिन हो, 80% से ज़्यादा मेरिट कभी जाती ही नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की भरमार कर दूं या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बताने लगूं जो आपके किसी काम का ना हो, मैं उस तरीके से आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपके प्री के भी क्वेश्चन हो जाएं और साथ में अगर मेंस में भी क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लें, और इंटरव्यू में भी अगर उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको एक कॉन्फिडेंट और जिम्मेदार भारत का नागरिक बनाने में हमारी ये पढ़ाई आपकी मदद कर सके। हम आते हैं सबसे पहले भाग 1 में, और जो हमारा भाग 1 है इसमें 4 अनुच्छेद हैं। कौन कौन? ये 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। और जो हमारा भाग 1 है वो संबंधित है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसा कि हम आपको जब अनुसूची पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अनुसूची 1 में भी भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है डिटेल में। यहाँ इस खंड में जो चीज़ें बताई गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो हम आपको बताएंगे। हम आपको उतने ही अनुच्छेद बताएंगे, बाकी तो 395 अनुच्छेद हैं, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है। जितना अधिक से अधिक आप जान लें उतना अच्छा है, लेकिन हमें मार तथ्यों की भरमार नहीं करनी चाहिए। इसलिए 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। जैसे सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ये कहता है कि इंडिया क्या कहता है, वो कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रख लीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह काम आएगा आपको। क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत, इंडिया जिसका एक नाम भारत भी है, वो राज्यों का संघ होगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि भारत के संविधान में भारत के अधिकृत नाम क्या है। बहुत पूछा जाता है, हम लोग सब जानते हुए भी गलती करते हैं। तो आप भारत के संविधान में भारत भूमि के लिए आज देश के निवासी हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं। कौन कौन? इंडिया और भारत। विकल्प दिए रहते हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष। हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं, गलत कराते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में हमारे देश के लिए 2 नाम प्रयुक्त हैं, और वो कौन कौन है? इंडिया और भारत। और कहा गया है शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी क्या होगा? ये होगा राज्यों का संघ। आप जानते हैं कि भारत एक संघीय राज्य है।
भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य क्या होता है वो हम आपको बाद में फिर डिटेल में बताएंगे। आप जानते हैं कि हम लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र भी दो तरीके का होता है मुख्य रूप से, आप देखेंगे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। इसके अलावा शासन व्यवस्था को अन्य तरीके से भी समझा जाता है, बांटा जाता है कि कुछ जो विश्व के राज्य हैं वो संघात्मक हैं और कुछ एकात्मक हैं। जैसे ब्रिटेन एकात्मक राज्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है और अमेरिका और भारत संघात्मक राज्यों में से एक है। संघात्मक राज्य क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। फिलहाल आप जानिए कि जो संघ हैं वो अलग अलग देशों में अपने देश काल और परिस्थितियों के आधार पर कुछ विशिष्टताएं लिए हुए हैं। जैसे अमेरिका भी संघात्मक राज्य है, कनाडा भी संघात्मक राज्य है, स्विट्जरलैंड भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और भारत भी है। ये सब संघ राज्य हैं। आप देखेंगे कि संघ के लिए कहीं फेडरेशन, कहीं कुछ अन्य शब्द प्रयोग होते हैं अंग्रेजी के, लेकिन हैं हम संघ। इसको बहुत अच्छे समझना है, प्री और मेंस इंटरव्यू सब के लिए। भारत भी संघ है, लेकिन फिर भी देखिए हमने क्या कहा है, हम राज्यों का संघ है। किसका संघ है? हम राज्यों का संघ है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमने ये जो राज्यों का संघ शब्द भारत के संविधान में प्रयोग किया है वो ऐसे ही प्रयोग नहीं किया है, बहुत सोच समझ करके प्रयोग किया गया है। जब हम ये कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम ये कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। और इसी शब्द से ही हम अन्य संघात्मक राज्यों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा हम विशिष्ट हो जाते हैं। ये जो राज्यों का संघ है, कई बार ये पूछा जाता है कि हमने अपने आप को किस प्रकार का संघ कहा है, तो हमने क्या कहा है, तो बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए कि हमने अपने आप को राज्यों का संघ कहा है। और ये कनाडा से लिया गया है, ये शब्द जो है हमने कनाडा से लिया गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश के संविधान पर आधारित है या किस देश से ग्रहण की गई है, तो मुख्य रूप से इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है। और ये जो शब्द है ये भी कनाडा से लिया गया है। जब हम ये कहते हैं कि हम राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि भारत संघ का निर्माण जो है वो राज्यों की संविदा, यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं हुआ है, जैसा कि अमेरिका आदि संघ राज्यों के मामले में हुआ। चाहे सोवियत संघ रहा हो, चाहे वो अमेरिकी संघ रहा हो, ये सब संघ बने, लेकिन जिन इकाइयों को मिला करके ये संघ बने, वास्तव में उन इकाइयों ने आपस में एक समझौता किया और समझौते के आधार पर एक संघीय राज्य का निर्माण किया। और इसलिए आप देखेंगे कि सोवियत संघ टूट गया। उन इकाइयों में जिन इकाइयों को मिला करके वो कभी संघ बना था, और अमेरिका में भी गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए ताकि उसकी जो संघात्मक व्यवस्था है, उसकी जो भौगोलिक और राजनीतिक सीमा है वो अक्षुण्ण रहे। हमारा जो संघ है वो उन इकाइयों के द्वारा किए गए समझौते का परिणाम नहीं है जिन इकाइयों को मिलाकर के भारत संघ बना था। भारत जब संघीय राज्य बना, राज्यों का संघ बना, तो वास्तव में वो उन्हीं इकाइयों को मिलाकर के बना जो परतंत्र भारत में भारत के अंग के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। तो इसीलिए चूंकि जो भारत संघ बना वो इकाइयों के समझौते का परिणाम नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं था, संविदा का परिणाम नहीं था। परतंत्र भारत में जो पहले से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान थे, उन्हीं को मिला करके ये संघ बना। और चूंकि पहले से ही विद्यमान इकाइयों के आधार पर बना था और राज्यों का संघ थे, इसलिए भारत में किसी भी राज्य इकाई को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत संघ से अलग होने का
अधिकार नहीं है। अभी हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से आर्टिकल 3 के अनुसार देखेंगे आप कि किस तरीके से भारत में राज्यों का अंग भंग किया जा सकता है, राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी राज्यों का अस्तित्व मिटाया जा सकता है, लेकिन भारत संघ का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्य समाप्त हो सकते हैं, लेकिन संघ समाप्त नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका आदि में जो व्यवस्था है वो उनके यहाँ आज की इस स्थिति में ना तो राज्य समाप्त हो सकते हैं और ना संघ समाप्त हो सकता है। इसलिए इनको अमिट राज्यों का अमिट संघ या अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है अमेरिका वगैरह को, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। यानी हमारा देश, हमारा संघ, हमने सुविधा की दृष्टि से कई इकाइयों में बांटा जरूर है, लेकिन हम सब इकाई एक हैं और हम सब अखंड भारत का हिस्सा है। आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको कि आज हम जो राज्यों का संघ देखते हैं, आज आप देखेंगे कि 28 राज्य हैं भारत में और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज हम 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जिस संघ को देख रहे हैं, वास्तव में जब हम आजाद हुए थे तब हम इस रूप में नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हम इस रूप में नहीं थे। वास्तव में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम देखेंगे आपको कि हमने अपने आप को ABCD 4 प्रकार के राज्यों या क्षेत्रों में अपने आप को विभक्त कर लिया था। A श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे, B श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण, A श्रेणी में जब हम देखेंगे कि जब हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो हमें ये भी पता है कि उस समय कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को हमने इसके पहले दे दिया था, पाकिस्तान आज़ाद हो चुका था। भारत के हिस्से में जो क्षेत्र आया था उसमें 9 ऐसे प्रांत थे जहां उस समय गवर्नर हुआ करते थे और इलेक्टेड विधानसभा और सरकार हुआ करती थी। तो कुछ इन राज्यों को मिला करके और कुछ जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों को मिला करके हमने कुछ A श्रेणी के राज्य बना दिए थे। B श्रेणी में हमने उस समय की जो प्रमुख जो रियासतें थी उनको रखा था। इसके अलावा C श्रेणी में हमने जो कुछ चीफ कमिश्नर के अंतर्गत प्रांत होते थे, क्षेत्र होते थे, उनको रखा था और D श्रेणी में सिर्फ अंडमान और निकोबार को रखा था। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय 560 या 562 के आसपास रियासतें थी और इनमें जम्मू कश्मीर जैसी बहुत बड़ी और बिलवारी जैसी बहुत छोटी रियासतें भी शामिल थी। और ये जो रियासतें थी ये भारत के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर फैली हुई थी, यानी भारत के 1/3 क्षेत्रफल पर फैली हुई थी ये रियासतें। आप देखेंगे कि पहले इन रियासतों का हमने एकीकरण किया और एकीकरण करने के बाद हमने ABCD राज्यों में अपने आप को बांट लिया जब संविधान लागू हुआ। और इसके बाद एकीकरण के बाद हमने भाषा के आधार पर
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। 1900 विस्तार से बताएंगे अभी हम आपको, कब किया? 1956 में किया। भाषा के आधार पर हमने किया। तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने 2 चरणों में काम किया। पहले हमने देशी रियासतों का विलय किया और देशी रियासतों को विलय करने के बाद फिर हमने भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया। तो सबसे पहले हम आते हैं कि थोड़ा हम देशी रियासतों के विलय पर आपको ले चलते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो लगभग 562 रियासतें हुआ करती थी भारत में, और इन सभी रियासतों ने ब्रिटिश सम्राट से ऐसी तमाम संधियां और समझौते कर रखे थे जो उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने में, बचाए रखने में आवश्यक समझे। इसका मतलब यह है कि इन रियासतों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ब्रिटिश सम्राट से सीधे तमाम संधि और समझौते कर रखे थे। ब्रिटिश सम्राट को भी चूंकि अपना इसी फायदा दिखता था, इसलिए उन्होंने भी तमाम संधि और समझौतों के द्वारा इन रियासतों को जोड़े रखा था अपने आप से। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि आगे चलकर और फिर 1920 में एक नरेंद्र मंडल बन गया था, जिसको हम चेंबर ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं, अंग्रेजी में चेंबर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं। और ये वास्तव में ब्रिटिश प्रयासों के बाद ही बना था, और इसका उद्देश्य ही यही था कि वास्तव में ये अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को ब्रिटिश सम्राट तक पहुंचाएं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने राजनीतिक लाभ के लिए संगठित तरीके से प्रयास करते रहे। जब भारत आजाद हुआ तो इस समय जो भोपाल के नवाब थे मिस्टर हमीदुल्ला खान। कौन थे? हमीदुल्ला खान थे। ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रमुख थे। इन्होंने बराबर इस बात का प्रयास किया कि भारत भले ही आजाद हो जाए, पाकिस्तान बन जाए, भारत बन जाए, लेकिन रियासतों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे। वो जानते थे कि अगर हम स्वतंत्र अस्तित्व में रहेंगे तो हम भी एक स्वतंत्र देश की भांति सारे राजनीतिक, आर्थिक और अन्य लाभों का उपभोग करेंगे। तो ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, और इनको ये था कि भले ही भारत पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाए, लेकिन हम एज इट इज बने रहें। हमारा जिस तरीके से अभी ब्रिटिश सम्राट से संबंध है, नाम मात्र का संबंध बनाए रखते हो, जिस तरीके से हम तमाम राजनीतिक प्रशासनिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व इस तरीके से बना रहे। वास्तव में इसीलिए इनका जो ये इनकी चाहत थी, इन्होंने अपनी चाहत कैबिनेट मिशन के सामने प्रस्तुत की, और कैबिनेट मिशन ने इन तमाम रियासतों से विचार विमर्श कर करके 12 मई 1946 को एक मेमोरेंडम जारी किया। इसे मेमोरेंडम ऑफ 12 मई 1946 कहा जाता है। और इसका उद्देश्य यही था कि इसका मुख्य जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका जो सार था वो ये था कि समय समय पर इन रियासतों ने ब्रिटिश क्राउन को जो शक्तियां और अधिकार सौंपे थे, वो शक्तियां और अधिकार इनको वापस कर दिए जाए। इन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर 12 मई 1946 का मेमोरेंडम मान लिया जाता तो भारत में राज्यों के अंदर कई राज्य हो जाते, क्योंकि एक तरीके से फिर ये रियासतें जो है भारत में स्वतंत्र राज्यों की भांति विद्यमान रहती हैं।
इनकी जो राजनीतिक स्थिति होती वो एक स्वतंत्र राज्यों की भांति बनी रहती। इनकी जो स्थिति है वो स्वतंत्र राज्यों की भांति बनी रहती। माउंटबेटन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, शुरू में इसी रास्ते पर चल रहे थे। यानी 12 मई 1946 का जो मेमोरेंडम था, उसमें जो दिशा दिखाई गई थी उसी दिशा पर चल रहे थे। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ये लग गया कि 12 मई 1946 का जो मेमोरेंडम है उससे न भारत का भला होगा और न ही इन रियासतों का भला होगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि 12 मई 1946 का जो मेमोरेंडम है वो किसी के हित में नहीं है, और इसलिए फिर उन्होंने उस दिशा में अपने प्रयास करना बंद कर दिए। जब भारत को सत्ता हस्तांतरण किया जा रहा था तो आप जानते हैं कि ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया था जिस पर 18 जुलाई 1947 को तत्कालीन जो सम्राट थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और इसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये ब्रिटिश संसद के द्वारा तक के लिए पारित अंतिम कानून था, और आप जानते हैं इसी कानून के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और इस एक्ट में चीजें क्लियर कर दी गई और ये कह दिया गया कि रियासतों के पास ये विकल्प है कि वो चाहें तो भारत के साथ जुड़ जाएं और चाहे तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। यानी जो रियासतों की मांग थी कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा जाए, वो मांग इस एक्ट के द्वारा अस्वीकार कर दी गई और उनको ये संदेश दे दिया गया कि आपके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, आप चाहें तो भारत के साथ जुड़ जाएं और चाहें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। जब ये तय हो गया था तो आप देखेंगे कि अधिकांश रियासतों ने भारत के साथ जुड़ना पसंद किया। तत्कालीन गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से अधिकांश रियासतों का विलय भारत में हो गया। एक व्यक्ति और है जिसका नाम क्योंकि राजनीतिक नहीं था इसलिए उसका नाम इतना नहीं लिया जाता है, लेकिन ये पटेल जी भी जानते थे और तत्कालीन भारत के सभी लोग जानते थे कि रियासतों के एकीकरण में पटेल जी के नेतृत्व में अगर किसी व्यक्ति ने महान काम किया भारत के एकीकरण के लिए तो वो था बीपी मेनन, और ये तत्कालीन रिफॉर्म कमिश्नर थे। कौन थे? ये तत्कालीन रिफॉर्म कमिश्नर थे, ये थे बीपी मेनन। तो वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों का विलय भारत में हो गया, लेकिन 3 रियासतें जिनका जिक्र अक्सर आता है उन रियासतों के विलय में थोड़ा परेशानी हुई। और वो रियासतें कौन है? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। लेकिन अंततः आप देखेंगे कि इन तीनों रियासतों का विलय भारत में हो गया। जूनागढ़ को उस समय जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया जब इसका शासक जो है वो पाकिस्तान भाग गया। इसका शासक पाकिस्तान भाग गया तो जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ रियासत के लोगों ने भारत में विलय के पक्ष में अपना मत दिया। जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद की रियासत ने, हैदराबाद के बारे में ध्यान रखना, यही एकमात्र रियासत थी जिसे संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जो हैदराबाद की रियासत थी उसने
यद्यपि भारत सरकार से 29 नवंबर 1947 को यथास्थिति बनाए रखने का एक समझौता किया था। कहीं पूछा गया ये भी, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किसने किया था? तो हैदराबाद की रियासत ने 29 नवंबर 1947 को यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट किया था। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, जो हैदराबाद का तत्कालीन निजाम था, जो अंतिम निजाम भी था, उस्मान अली खान, उसने शरारत करना शुरू कर दिया और उसकी जो हरकतें थी, उसकी जो कार्रवाइयाँ थी, वो इस समझौते के विरुद्ध थी। समझौता तोड़ रहा था वो। यहाँ तक कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसने एक कबायली सेना भी गठन कर लिया था, जिसको कहा जाता है, बहुत पूछा जाता है, उसका नाम दिया गया था रजाकार्स। इसका गठन कर लिया और एक तरीके से वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, लड़ने के लिए भी तैयार था इसकी सहायता से। लेकिन अंततः वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की सूझबूझ के द्वारा इसके ऊपर एक्शन लिया गया और पुलिस कार्रवाई की गई और पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत सैन्य में मिला दिया गया और इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। पूछा जाता है बहुत, यानी इस पूरे अभियान का नाम, यानी हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए जो भी कार्रवाई की गई थी, जो भी ऑपरेशन किया गया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। अब बचा आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर वास्तव में भारत का राजमुकुट है। लेकिन हरि सिंह कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसके पहले कि हरि सिंह कोई फैसला लेते, पाकिस्तान ने कबायलियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब कबायली जम्मू कश्मीर में घुस आए और जम्मू कश्मीर को तहस नहस करना शुरू कर दिया, तो तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी कि आओ और हमें बचाओ। लेकिन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने कहा कि भाई हम आपकी सहायता कैसे करें, आप हमारा अंग तो है नहीं, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। हम आपकी सहायता तभी कर सकते हैं जब आप अपने राज्य का विलय भारत में कर दें, और जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा तो फिर उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बन जाएगा और हम किसी भी कीमत पर फिर आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि फिर हम आपकी नहीं बल्कि हम अपने ही एक अंग की, अपने राज्य की सुरक्षा कर रहे होंगे। हरि सिंह को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 27 अक्टूबर को इस पर माउंटबेटन ने हस्ताक्षर कर दिए। इस तरीके से 26 अक्टूबर, ये तिथि पूछी जाती है 26 अक्टूबर, ये भी पूछी जाती है। इस तरीके से 26 अक्टूबर को हरि सिंह के हस्ताक्षर और उसके उपरांत 27 अक्टूबर को माउंटबेटन की सहमति के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो रियासतों का एकीकरण था उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। और इस एकीकरण के बाद, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, भारत को इन सभी क्षेत्रों को मिला करके भारत को
ABCD 4 प्रकार के राज्यों में बांट दिया गया। इसमें मुख्यतः वो राज्य थे जहां गवर्नर और विधानसभा हुआ करती थी। इसमें मुख्य रूप से रियासतें थी। बी में रियासतें थी और सी में वो प्रांत क्षेत्र थे जो चीफ कमिश्नर के अंतर्गत थे। यहाँ राज्य प्रमुख हुआ करते थे जो रियासतें थी, और यहाँ पर इसमें अंडमान निकोबार था। खैर, ABCD रियासतें, ये ABCD के रूप में हम अस्तित्व में रहे। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये जो पार्ट ए था हमारा, एक बता दें, यहाँ पार्ट ए में मुख्य रूप से उस समय 9 राज्य थे। कितने थे? 9। पार्ट बी में 8 थे और सी में 10 थे। सी में कितने थे? 10 थे। और इस तरीके से हम इस रूप में अस्तित्व में थे। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में भाषा के आधार पर फिर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ब्रिटिश काल में भी होती रही। 1928 में जो नेहरू समिति बनी थी, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो समिति बनी थी कांग्रेस की, जिसने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसने भी जिन आधारों पर भारत को पुनर्गठित करने की मांग की थी, उसमें से एक आधार भाषा भी था। लेकिन प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, विकास करने की क्षमता आदि भी बिंदु थे, लेकिन एक आधार ही नहीं था। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तब भी ये मांग प्रमुखता से प्रस्तुत की गई, और इस मांग पर विचार करने के लिए संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SK दर, श्याम कृष्ण दर की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया, दर कमीशन बना दिया, और उनका काम ही यही था कि वो बताएं कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। दर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देश की एकता, अखंडता के लिए ठीक नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस कमीशन ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो भाषा के आधार पर किया है उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। हाँ, भाषा के आधार पर ना करके प्रशासकीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। दर आयोग की सिफारिश के बाद ये मांग और तेज हो गई, और इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक समिति बनाई जिसको कहा जाता है JBP कमेटी, क्योंकि उसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पीठाभी सीतारमैया थे। और इस कमेटी को भी यही जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो बताया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक है। इस कमेटी ने भी यही कहा कि देश की एकता और अखंडता को देखते हुए देश हित में ये ठीक नहीं है कि वास्तव में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। लेकिन यह भी कहा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और अगर जनता लगातार इस बात को उठाती है और बड़े पैमाने पर आवाजें आती हैं, तो फिर इस पर विचार किया जाए। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट को आने के बाद और दक्षिण भारत में, जहां पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कुछ ज्यादा ही हो रही थी, दक्षिण भारत में जो तेलुगु भाषी लोग थे, उन्होंने बड़ा तीव्र आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि वो तमिल मद्रास के साथ किसी भी कीमत पर रहना नहीं चाहते थे। वहां एक थे पोट्री श्री रामल्लू, पोट्री श्री रामल्लू, या अमरनाथ सिंह बैठ गए, और
लगभग 56 दिनों के आंदोलन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन बहुत तेज हो गया। आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मजबूर होना पड़ा और 1952 में उन्होंने घोषणा कर दी कि तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाएगा। तेलुगु भाषियों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाएगा और इस घोषणा को उन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया। और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अंततः 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया और भाषा के आधार पर भारत पे गठित होने वाला ये पहला राज्य था। ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो भाषा के आधार पर अन्य राज्यों की मांग करने वालों का उत्साह बढ़ गया और उनको लगा कि अगर तेलुगु भाषियों की मांग पूरी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं। वो भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर तेलुगु भाषी चल रहे थे। अंततः सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार ने समग्र रूप से सभी क्षेत्रों की मांगों पर विचार करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया 1953 में। कब बनाया? 1953 में। और उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश फजल अली को इस राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया और इनके 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, बहुत पूछा जाता है ये, और KM पणिक्कर, बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल याद कर लीजिए। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 2 सदस्य कौन थे? ये थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। और अब इनको इनकी मांगों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस आयोग ने सभी का अध्ययन किया, हर पहलू का अध्ययन किया और अंततः अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत कर दी। ये सब इम्पॉर्टेंट है। अंततः इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत कर दी और रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भाषा या संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इस आयोग ने कहा कि भाषा या संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे इस आधार पर, भारत का विकास होता रहे इस आधार पर, राज्य आर्थिक दृष्टि से अपने आप को सर्वाइव कर सके, यानी वित्तीय दृष्टिकोण से भी उन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। यानी अन्य आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध करते हुए अन्य आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया और कहा कि भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर देना चाहिए। अब आप देखेंगे कि विडंबना ये है कि इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया, लेकिन अंततः इस आयोग की रिपोर्ट के बाद भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। समझने वाली बात है कि अंततः भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया और आयोग की सिफारिशें
कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गई। आयोग ने कहा था कि जो ABC राज्यों का वर्णन है, जो हमारे प्रथम सूची में राज्य थे, बताया हमने थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो समाप्त कर दिया जाए और भारत को जो है वो 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाए। इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए संशोधित रूप से ही सही, आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण आता है 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बोलना जाना कि आज राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन किया गया और जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया और जो वास्तव में 1 नवंबर 1956 को लागू हो गया। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया। और इस अधिनियम की खास बात यह थी कि उन्होंने कहा कि जो अनुसूची 1 है, जहां ABC, ए में कुछ राज्य लिखे गए हैं, बी की जगह कुछ लिखे गए हैं, सी में कुछ लिखा गया है, उन्होंने कहा कि अब जहां ए लिखा है वहां 13 राज्य आ जाएंगे। यानी अभी में जो लिखा था उसकी जगह, जब 26 जून 1950 को जो ए में लिखा था उसकी जगह, मैं एक चीज क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ आपका, रत्ती भर भी आपको कहीं भी शंका ना हो और कहीं भी डाउट ना हो और गलत ना करें। यानी ये जब 1 नवंबर 1956 को जब अधिनियम लागू हुआ तो ये जो एक्ट था इसके अनुसार जहाँ ए श्रेणी में थे तो ये तो हो गया था कि अब ABCD नहीं रहेगा, तो एक जगह क्या आ गया था? तो एक जगह आप देखेंगे 13 राज्य आ गए। वो 13 राज्य कौन कौन से थे? आप ए से शुरू करिए तो याद रहेगा, आसाम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार, बॉम्बे, इसके बाद आप आएंगे, इसके लिए आप आ जाते हैं मध्य प्रदेश और मैसूर, मद्रास, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मुझे भी ऐसे नहीं याद आते हैं, ABCD को याद करो तो याद आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 राज्य हो गए। इसमें जो मतलब ए में रखा था, अब तो ये ABC हट जाना था, तो ए की जगह क्या आ जाएगा? ये राज्य आ गए 13। कौन कौन? जब ABC शुरू करते हैं तो ए से 2 हैं, असम और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे याद किया जाता है, ऐसे हमने याद किए हैं। बी से बिहार और बॉम्बे, एम से फिर 3 है और क्रम से याद करिएगा, MP, मैसूर और मद्रास, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। बी की जगह उन्होंने सिर्फ एक राज्य को रखा, बी को हटा करके, वो था जम्मू और कश्मीर। इस तरीके से मोटे तौर पर देखा जाएगा तकनीकी दृष्टि से, तो उन्होंने कहा था 16 राज्यों को पुनर्गठन किया जाए, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम में 16 की जगह 14 राज्य बनाए। तो ए हो गया, बी हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि सी की जगह क्या होगा? सी तो समाप्त हो जा रहा था,
यानी तीसरी श्रेणी में किस प्रकार के राज्य में कौन कौन होगा, तो उन्होंने कहा दिल्ली होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, मणिपुर होगा, त्रिपुरा होगा और लक्षद्वीप बोला था उस समय में। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं कहा था उन्होंने, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप। ध्यान रखिएगा, फिर एक बार बता रहा हूं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था उसने कहा था कि जो ABC वर्गीकरण राज्यों का समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर दिया गया। और A श्रेणी ABC समाप्त कर दिया गया, जहां A और उसके नीचे राज्य लिखे रहते थे वो सब हटा करके वहां क्या कर दिया गया, एक तरीके से A की जगह 14 राज्य आ गए, B की जगह जम्मू कश्मीर आ गया, सॉरी A की जगह 13 राज्य आ गए और B की जगह जम्मू कश्मीर आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ टोटल राज्य कितने हो गए भारत के, 14, और जहां C था वहां पर ये 5 आ गए। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अंडमान निकोबार को जोड़ लें तो अब भारत में, यानी इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत में कितने राज्य हो गए थे, 14 राज्य और 6 संघ राज्य, ये हो गया। इसके बाद भी आप देखेंगे, यानी 1956 के बाद, 1 नवंबर 1956 के बाद भी ये राज्य आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं आया है, किसने किसी तरीके से, और याद करना कोई कठिन काम नहीं, तो आराम से याद हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 के बाद भी भारत में परिवर्तन चलता रहा। जैसे कि देखेंगे कि पहले तो इसी दिन जो फ्रांस के अधीन हमारे कुछ क्षेत्र थे, जैसे यह नाम केरल में था, यह नाम माही था, पहले माही केरल में था, यह नाम जो है वो आंध्र प्रदेश में था, और करिकाल और पांडिचेरी ये जो हैं ये तमिलनाडु में थे। ये सब फ्रांस के अंतर्गत थे। हमने फ्रांस से 54 में ले लिए और अंततः 1 नवंबर 1956 को हमने पांडिचेरी का गठन किया, जिसका नाम आजकल हो गया पुडुचेरी। पुडुचेरी जिसका अर्थ होता है नया गांव, न्यू टाउन। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार भारत का राजनीतिक मानचित्र जो है वो बदलता रहा। आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने फ्रांस के क्षेत्र ले लिए थे। हमने पुर्तगाल से भी कहा कि आपके आधिपत्य में जो हमारा भूभाग है वो हमें दे दो, लेकिन पुर्तगाल नहीं माना और अंततः 18-19 दिसंबर को हमने सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो पुर्तगाली क्षेत्र थे जिसमें गोवा और दमनदीप था, हमने उसको भारत में मिला लिया। पुर्तगाल से इन क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था वो भी पूछा जाता है। उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। और इस तरीके से हमने दिसंबर 1961, 18 दिसंबर का जो समय था उस दिसंबर को हमने इन क्षेत्रों को भारत में एक तरीके से विलय कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे नागा आंदोलन चलता रहा और पूर्वोत्तर का नक्शा बदलता रहा। पूर्वोत्तर भारत का पहले सब असम हुआ करता था, बहुत बड़ा राज्य था असम, और आप देखेंगे असम से टूट करके धीरे धीरे 7 राज्य बने असम को मिलाकर। इसीलिए 7 राज्यों का आपने पढ़ा भी होगा, उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर, क्योंकि सारे राज्य जो है वो असम से ही निकले। तो दिसंबर 1963 में नागालैंड बना असम से,
इसके बाद देखेंगे आप, आता है 1966 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस वर्ष बॉम्बे को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। मराठा क्षेत्र, मराठावासी जो मराठी क्षेत्र था उसको महाराष्ट्र में एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया, और गुजराती क्षेत्र को गुजरात के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया। एक तरीके से बॉम्बे जो है वो 2 भागों में पुनर्गठित कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजराती का 1966 में। इसके बाद आप देखेंगे 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना। कब बना? 1971 में हिमाचल प्रदेश बन गया। 1972 में पूर्वोत्तर में फिर 3 राज्यों का उदय हुआ। ध्यान रखिएगा, कब? 1972 में 3 राज्यों का उदय हुआ, और वो थे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इन 3 राज्यों का उदय जो है वो हुआ, तारीख भी हम आपको बता दें, 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को ये 3 जो राज्य हैं ये भी असम से काट करके बने। 72 के बाद राज्यों के पुनर्गठन की दृष्टि से 1975 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1975 में हमने सिक्किम को भारत में मिलाया। यही एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 में जो कहा गया है कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सिक्किम कदाचित भारत का अंग नहीं था, भारत का क्षेत्र नहीं था, 26 जनवरी 1950 को भी नहीं था, लेकिन हमने सबसे पहले 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दे करके भारत का अंग बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2 का प्रयोग सिक्किम के मामले में ही किया गया है। तो अनुच्छेद 2 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके भारतीय संसद ने 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का अंग बनाया और इसको एसोसिएट राज्य के रूप में भारत का अंग बनाया। और 1975 में ही 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्किम संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि अन्य राज्यों का जो विलय हुआ, पुनर्गठन हुआ, वो एक अलग चीज है। हम अपने आंतरिक क्षेत्र का ही पुनर्गठित कर रहे थे। ये एक तरीके से बाह्य क्षेत्र था और जिसको हमने वास्तव में भारत में मिलाया। इसके बाद आता है एक वर्ष 1987। 1987 इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1987 फरवरी में हमने 2 और राज्यों को राज्य का दर्जा दिया, और वो राज्य थे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कौन राज्य थे? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यानी ये कब अस्तित्व में है? ये हम तारीख फरवरी इसलिए बता रहे हैं कि 87 में ही गोवा को भी भारत के 25वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको क्रम बताना पड़ेगा, कौन घटना पहले कौन घटना बाद में हुई। और अगर आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि तीनों 87 बने और ये याद नहीं रखेंगे कि पहले बने और ये बाद में, तो हो सकता है जब आप क्रम असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए ये पहले हुए और ये बाद में हुए। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। इसके बाद आते हैं हम वर्ष 2000 में, और 2000 में एक साथ 3 राज्य अस्तित्व में आए पहली बार। इस तरीके से कौन राज्य अस्तित्व में आए? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बना। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर को बिहार से काट करके झारखंड बना। और अंततः एक डेट और
वो है डेट 31 अक्टूबर सन 2019, वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि। और इस दिन जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्यों में बांट दिया गया, जिनमें एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। ये विधानसभा रहित है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। और इस तरीके से भारत के 3 संघ राज्य ऐसे हैं जो विधानसभा संपन्न हैं, जिनमें विधानसभा है कौन कौन? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। और अभी तक की जो पुनर्गठन की यात्रा थी वो अभी फिलहाल 31 अक्टूबर 2019 को आकर के फिलहाल रुक गई है। तो 31 अक्टूबर 2019 तक की यात्रा थी, हमने आपको बताई। इसी संदर्भ में हम आपको बता दें, राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में ही आर्टिकल 2 और 3 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 2 कहता है कि जो संसद है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सभी, कभी कभी आ जाता है कि ये व्यवस्था किस आर्टिकल में है, तो बिल्कुल आपको एकदम समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 में थोड़ा सा फर्क है, और इस फर्क को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सब कुछ जानते हुए प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे। आर्टिकल 2 कहता है कि हम यानी हमारी संसद कानून बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है और नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है। यानी नए राज्य, जैसे हमने सिक्किम के मामले में बताया, सिक्किम को हमने बताया कि नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नाम बदल सकती है, क्षेत्र बदल सकती है। ठीक है, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन वो कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और विद्यमान जो राज्य हैं उनका नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में वो परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि चाहे नए राज्यों का निर्माण हो और चाहे क्षेत्र, नाम, सीमा बदली जाए, ये जो होगा वो उसी क्षेत्र में होगा जो भारत का अंग है, भारत के अंतर्गत आता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, या जम्मू कश्मीर का भी ये सब कर दिया, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि छत्तीसगढ़ बना दिया हमने मध्य प्रदेश से। तो ये क्या है, नए राज्य तो बने हैं लेकिन उसी राज्यों से या उसी भूभाग से बने हैं जो पहले से ही भारत संघ का अंग है। आप देखते हैं नाम बदल सकते हैं। आपने देखा कि पांडुचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया, उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया है, तो नाम बदल दिया गया, सीमाएं बदलती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा कि कभी किसी एक राज्य का क्षेत्र थोड़ा बहुत बदल के किसी अन्य राज्य को दे दिया जाता है, सुविधा कैसे दे दिया जाए। मान लो अभी हम जो है वो ललितपुर को मध्य प्रदेश को दे दें और रीवा को या सतना को इसको ले लें किसी को, तो सीमा बदल जाएगी। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं एक अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, और वो होगा इसे कहाँ से शक्ति मिलती है, आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 3 की जो व्यवस्था है वो ये है कि नए राज्यों के निर्माण और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि के परिवर्तन के से संबंधित जब कोई प्रकरण विचाराधीन होता है तो जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से वो संविधान संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है। स्वस्थ व्यवस्था ये है, और होना भी चाहिए, कि
जिस राज्य के बारे में निर्णय होना है, राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को ये प्रस्ताव भेजते हैं कि भाई ऐसा होना है और आप इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दें। अब ऐसा हो सकता है कि राज्य की विधानसभा उससे सहमत होगी तो संस्तुति कर देगी कि भाई ठीक है, हम संस्तुत करते हैं कि ऐसा कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो राज्य इससे सहमत ना हो और राष्ट्रपति के पास वो इस प्रकार के किसी परिवर्तन के लिए सहमति ना दे। तब भी राष्ट्रपति जो है इस तरीके से नए राज्य बनाने का जो प्रस्ताव है वो संसद में पेश करा सकते हैं। यानी राज्यों की इच्छा के विपरीत भी राज्यों का अंग भंग किया जा सकता है। यानी इस मामले में राज्यों को सिर्फ एक तरीके से जो अधिकार प्राप्त हैं बहुत सीमित हैं, वो सहमति प्रकट कर सकते हैं, असहमति प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनकी सहमति और असहमति कोई विशेष मायने नहीं रखती है। उनकी असहमति के बाद भी ऐसा कोई भी राज्यों के पुनर्गठन संबंधित जो प्रस्ताव है वो संसद में पेश हो सकता है। और अगर संसद ने साधारण बहुमत से भी ये प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर उस राज्य का अंग भंग हो जाएगा। और चूंकि ये यानी इस तरीके से सामान्य प्रक्रिया क्या होगी? सामान्य प्रक्रिया होगी कि जब इस प्रकार का कोई पुनर्गठन होना होगा, नए राज्य का निर्माण होना होगा, तो सबसे पहले जो प्रस्ताव होगा वो राष्ट्रपति के पास जब मंत्रिमंडल पास करके भेजेगी तो राष्ट्रपति उसको राज्यों को भेजेंगे। राज्यों के पास से फिर जब राष्ट्रपति को जाएगा तो राष्ट्रपति फिर उसको संसद में रखवाएंगे। संसद जब उसको पास कर देगी साधारण बहुमत से, तो चूंकि ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होता है, इसलिए राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और हस्ताक्षर करते ही वास्तव में वो अधिनियम बन जाता है और राज्यों का पुनर्गठन हो जाता है। और इस तरीके से भारत में राज्यों का राजनीतिक मानचित्र बदलने में संसद को पूरी शक्ति प्राप्त है और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि अमेरिका आदि क्या है? अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ है, अमिट राज्यों के अमिट संघ है। अमेरिका में किसी को ये ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो उनको राज्यों का अंग भंग कर दे, संसद को पावर नहीं है। एक चीज और है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था उसी में यह भी व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के बीच जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक या अन्य प्रकार के विवाद हैं और राज्यों के बीच में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए मिल बैठ करके आपसी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर बहस के दौरान ये प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव पास हो गया और भारत को उस समय 5 क्षेत्रीय परिषदों में भी ये कहा गया कि 5 क्षेत्रीय परिषदें भारत में होंगी। कौन कौन? उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, पूरब, पश्चिम और मध्य क्षेत्रीय परिषद। बाद में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया गया। इस तरीके से पहले 5 और आज की तारीख में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसका जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है और हर क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होता है और राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से इसके उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यों के 2 अन्य मंत्री, योजना आयोग के सदस्य, चीफ सेक्रेटरी वगैरह इसके सदस्य होते हैं। इनकी सदस्यता को बहुत ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना है कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो क्यों गठित की गई, कब गठित की गई और कितनी हैं और इनका अध्यक्ष वास्तव में कौन होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 और उसी के संदर्भ में 7वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सबको मिलाकर के समय समय पर चेंजेज होते रहे और आज हम
अपने भारत को 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भाग था। इसमें बहुत सारे तथ्य भी हैं, बहुत सारी अवधारणात्मक चीज़ें हैं जिनको पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। और ये महत्वपूर्ण अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। और बाकी हम आपको बता चुके हैं बार बार कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप चाहें तो आप हमारे अन्य वीडियो के लिंक देख सकते हैं। और कुछ दिनों बाद हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप से जब आप जुड़ेंगे तो फिर आपको हम जो है ये जो बोल रहे हैं उसका नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।